हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत रजिया सज्जाद जहीर एक लेखिका हैं जो एक कहानी लेखिका हैं, कहानीकार हैं। इनका जन्म 15 फरवरी सन 1927 को अजमेर राजस्थान में हुआ था। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह है। इन्हें बहुत सारे साहित्यिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकेडमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड, इस तरह से साहित्य की सेवा करते हुए 18 दिसंबर सन 1979 को इनका निधन हो गया। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत हैं, हमारा लिखना ही हमें ज़िंदा रखता है, ये रजिया सज्जाद का कहना है। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक के विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ की विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों में टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं का सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। यानी मातृभूमि के प्रति सभी प्राणियों में लगाव रहता है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए देहली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमाएं रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर अनेक वतन की पहचान बदल चुकी है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित कर दिया है। किसी कारण से, देश के बटाव के कारण से जनता का जन्म स्थान विस्थापित हो चुके हैं, ऐसा रजिया सज्जाद कहती हैं। पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई, क्योंकि जिसकी भावनाएं जिस ज़मीन से जुड़ी हैं वो सदैव जुड़ी ही रहती हैं। नमक जैसी छोटी सी चीज़ का सफ़र पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उधार देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है तब तक उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेईमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस तरह से एक कहानी के बारे में जो प्रसंग है उसको बताया गया। आप कहानी को सुनें। नमक कहानी। उन सिख बीवी को देखकर साफिया हैरान रह गई। किस कदर वह उनकी माँ से मिलती। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिल की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब हो। वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने के लिए, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा है। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगीं कि उनका वतन
लाहौर उनका प्यारा शहर है। वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे की रसिया जिंदा दिली की तस्वीर है। इस तरह से पाकिस्तान हिंदुस्तान विभाजन में जनता जो हिंदू भारत में आ गए, मुस्लिम वहाँ चले, ऐसा 1 महीने तक चलता रहा और इसके बाद वो वहाँ के बासिंदा हो गए, लेकिन वो अपनी मातृभूमि को नहीं भूल पाए। इस मार्मिकता को इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहीं। साफिया ने 2-1 बार बीच में पूछा कि माताजी, आपको तो यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी हम आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर हमें बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह आ जाती है, सारा लाहौर, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी तो साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगीं। तब साफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो हुक्म कीजिए, क्योंकि मैं लाहौर जा रही हूँ। वे दरवाजे से खड़ी थीं, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोलीं, अगर ला सको तो लाहौरी नमक ला देना। 15 दिन यूँ गुजरे कि पता नहीं चला। जिम खाना की सामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातरदारियाँ, उनका बस न चलता तो बिछड़ी हुई परदेशनी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। दोस्तों, अजीज़ों की यह हालत है कि कोई कुछ लिए आ रहा है तो कोई कुछ लिए जा रहा है। कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले आएँ। सादिया पाकिस्तान गई, अपने भाइयों से मिली। भाइयों के मिलने के बाद वहाँ से आने लगी। भाइयों ने बहुत सारी सौगातें उनके लिए रख दी। अब वो कहाँ, किस बैग में किस तरह से रखें, ये उनके लिए समस्या बन गई। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया कि जिसमें कोई 1 सेर लाहौरी नमक था, क्योंकि वो मंगाया गया था, किसी की सौगात थी और उस सौगात को पहुंचाना था। साफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर है। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से उसने पूछा, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते हैं, गैरकानूनी है, और नमक का आप करेंगे भी क्या? आप लोगों के हिस्से में तो बहुत सारा नमक है, यानी भारत के हिस्से में तो बहुत सारा नमक है। वह झुंझला गई, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं करने आई हूँ। आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने मंगवाया है। क्योंकि वो उस महिला को उसको माँ जैसी शक्ल थी उसकी, इसलिए उसको माँ समझने लगी। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे में पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है। बाजी मतलब बड़ी बहन। देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी बिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो। वह बिगड़ कर बोली, निकल जाने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, जता के ले जाऊंगी। भाई, यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे। कानून, अरे फिर वही कानून वानून की कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरब्बत, आदमियत, इंसानियत के भी तो होते हैं। हर के लिए कानून ही थोड़ी होता है। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान हैं, कोई मशीन तो है नहीं। उनके अंदर भी इंसान का नाजुक दिल धड़कता है। हाँ, वे मशीन तो नहीं है, पर आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं है कि आपकी शायराना बातों पर विश्वास करने लगे। उनको भी तो ड्यूटी करनी है। अरे बाबा, मैं कब कह रहा हूँ कि वह ड्यूटी न करें। एक तोहफ़ा है, वह भी चंद पैसों का, शौक़ से देख लें। कोई सोना चांदी नहीं, स्मगलर की हुई चीज़ नहीं, कोई ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी और
सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा ज़रूर सा घुमा रहता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगे और बदनामी मुफ्त में होगी हम सबकी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा फिरा होता तो वह दुनिया की कुछ बेहतर और भी जगह होती भैया। मतलब लेखिका मनुष्यता की बात कर रही है कि हर जगह कानून सक्रिय नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। यदि सौहार्दपूर्ण कार्य किए जाएं तो कानून भी उनके आगे झुक जाते हैं। मारे गुस्से की उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अंग्रेज रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात में ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसने सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे समेटकर सूटकेस में बिस्तरबंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, संतरे जैसी आकृति वाले कीनू पाकिस्तान में पाए जाते हैं और भाइयों ने बहन की ये सौगात में दिए थे। एक दोस्त का तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा होता है, संतरे की तरह नाजुक होता है, और दूसरी तरफ नमक की पुड़िया थी। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो चुकी थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? निश्चित ही उसने उस माँ के लिए, माँ जैसी जो महिला है उसके लिए नमक ले जाना उसने तय कर लिया कि ले तो जाना ही है। अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें, कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, लेकिन अगर ना जाने दिया जाए तो मजबूरी में छोड़ देंगे। लेकिन फिर इस वायदे का क्या होगा? तो हमने अपनी माँ से किया, जो अपनी माँ से किया था। हम अपने को सैयद कहते हैं, पर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने हैं? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे दबा कर रख दें तब तो कोई जान ही नहीं पाएगा। कीनुओं के ढेर में भला इसे कौन देखेगा? और अगर देख भी लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियों तो आते वक्त भी किसी की निगरानी नहीं की। इधर से केले, उधर से कीनू, सब ही ला रहे थे। जो भारत से जा रहे थे वो केला पाकिस्तान में ले जा रहे थे, और पाकिस्तान से जो भारत यात्री आ रहे थे अपने परिवार से मिलने के लिए, वो वहाँ की सौगातें कीनू इत्यादि ला रहे थे। उसने कीनू कालीन पर उलट दिया, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तरह रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा मालूम हुआ कि मानो उसने अपनी किसी की प्यारी चीज़ को कब्र में उतार कर गहराई में रख दिया हो, जैसे कब्र में किसी व्यक्ति को रख दिया जाता है। यानी वो उस सौगात को छिपा कर नहीं ले जाना चाहती थी। कुछ देर उकड़ू बैठी हुआ पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी। उनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा कर ले जाता था और देव खौफनाक दूतों, भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। कोई उसे पहचान नहीं पाता था। ऐसी बातें सादिया सोच रही है। इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती है थी, वरना वह अपना दिल चीर कर भी उस नमक को छिपा कर ले जाती। उसने एक आह भरी, फिर वह कीनुओं की एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास, और फिर यहाँ तक कि बिल्कुल छिप गई। अस्वस्थ होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात के तकरीबन 1:30 बजे मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहे थे। कभी किसी तरह से
किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे मुन्ने भतीजे भतीजियाँ थीं। उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं? यहाँ जहाँ हम लोग नहीं आ सकते हैं, उन सब के साफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी तो हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब वह कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए, पर हमारा वतन तो लाहौर ही है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, इस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसिरी एक सुगंधित फूल वाला पौधा होता है, मौलसिरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप, उदास जैसे बेजान परछाइयाँ हों। तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते ही उसका हाथ कीनू के लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा। रसीले कीनू जिनको देते वक्त उनके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय प्याली हाथ में लिए हुए कीनुओं की टोकरी पर निगाह जमाए सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी में कीनुओं के बीच में नमक की पुड़िया छिपी है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसकी झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफ़ा छिपा कर नहीं ले जाऊंगी, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। और उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट इत्यादि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला जाता था तो वह कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी और ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थीं। 1-2 पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल और आँखों पर चश्मा लगा हुआ था। वे कस्टम अफसर की वर्दी में पहने हुए थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। साफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कस्टम अधिकारी से पूछती है। उन्होंने नज़र भर कर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने साफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारी ही तरह ही मालूम होते हैं। अपने अजीज़ों से मिलने आई थी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आकर आपको भी शायद इधर आए ऐसा कुछ हिचकिचाकर बोली। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली है। साफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब साफिया की बात ख़त्म हो गई तो उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथ से उठाया और अच्छी तरह से लपेटा और ख़ुद साफिया के बैग में रख दिया। देखो, ये मानवता है जो दूसरों के दिलों को पिघला देता है। एक कस्टम अधिकारी ने भी, जो नमक ले जाना एक सरहद से अपराध होता है क्योंकि वो एक रासायनिक पदार्थ है, फिर भी स्नेह और प्रेम
बहुत बड़ा होता है मातृभूमि और देश के प्रति। इस तरह से कस्टम अधिकारी ने स्वयं उनके हाथों में रख दी कि कोई बात नहीं, आप इसको ले जाओ। बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो बे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम कहिएगा, क्योंकि वो दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने इस तरह से कहा, और उन खातून को भी नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, यानी वो आज तक हिंदुस्तान में रहकर भी लाहौर को अपना वतन मानती हैं, क्योंकि उनकी जन्मभूमि है, और दिल्ली मेरा वतन है। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। हमारी भावनाएं अच्छी रहीं तो निश्चित है कभी न कभी हम एकता के सूत्र में फिर से बन जाएंगे। साफिया कस्टम के जंगले से निकल कर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त भाई रिश्तेदार मिले। हसरत भरी नज़रें बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों के बीच में काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हो गई। कुछ समय में ही नहीं, अटारी बॉर्डर है, वहाँ पर दोनों देशों की पुलिस बदल जाती है। जैसे हिंदुस्तान में आती है तो अटारी के बाद हिंदुस्तान पुलिस आ जाती थी। ये पहले ट्रेन लाहौर से लेकर और अमृतसर चलती थी, अब विभिन्न कारणों से बंद है। कहाँ कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह अमृतसर शुरू हो गया। एक एक करके एक ज़मीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरतें थीं, एक सा लिबास था, एक सा लबो लहजा था और अंदाज एक से थे। गालियाँ भी एक सी ही थीं, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थीं, उधर भारतीयों के हाथों में और इधर पाकिस्तानियों के हाथों। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बों के सामने ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। वह नौजवान कस्टम अधिकारी की ओर बढ़ी और बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते झिझकते हिचकाते हुए उनको सब कुछ सुनाया। उनको सिर झुका लिया और सुनते रहे। बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर साफिया को ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा है, वे उसके अंदर घुसे और साफिया दाखिल होते हुए हिचकिचाई। वे मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफिया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी। तब क्या होगा? 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। वो सोच रही थी ऐसा नहीं कि पुलिस वाले के द्वारा हमें गिरफ्त किया जाने वाला है। पुलिस वाला साफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसके अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया, यानी पन्ना खोल दिया। बारी और नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी में कुछ धुंधले अक्षरों में लिखा था, शम्सुल इस्लाम की तरह से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ ढाका 146। तो क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया। तो आप वहाँ कब आए? यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ था, यानी बंटवारा हुआ था, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था जब नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी मिल गई पर अब वतन आते जाते थे। वतन? साफिया ने ज़रा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है।
उन्होंने ज़रा बुरा मानकर कहा, हाँ हाँ ठीक है। साफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब इधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसकाई और ख़ुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाव कलकत्ता में ही होता है, यानी नमक कलकत्ता में होता है जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ भी डाव की क्या बात है, हमारे यहाँ के डाव की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा भी कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और ख़ुद इस बैग को उठाकर आगे चलने लगी। साफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास में सिर झुकाकर चुपचाप खड़े थे। साफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। इस तरह से ये कहानी पूर्ण होती है, जिसमें एक प्रेम और सौहार्द का संदेश है कि अगर सच्चा प्रेम हो तो कस्टम जांच करने वाले भी हमारे स्नेह की कद्र करते हैं और हमें सरहद पार करने में हमारी मदद करते हैं। सच्ची मानवीयता सभी दुर्गुणों को दूर करती है, सभी बुराइयों को धुल डालती है। अतः इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मानवीयता व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। जय हिंद, जय भारत।